हेलो गाइस, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे सभी एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़ा सा ट्रिकी होते हैं। अगर हमें सही अप्रोच नहीं मालूम तो हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं कई बार गलत। तो आइए ज़रा बात करते हैं स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट की और देखते हैं कि स्टेटमेंट और आर्ग्यूमेंट होता क्या है, इसको सॉल्व आउट कैसे करना पड़ता है। अब देखिए, स्टेटमेंट तो बहुत क्लियर है कि भाई स्टेटमेंट का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कुल मिलाकर के कोई भी शब्दों का ऐसा समूह जिसका कुछ मीनिंग निकल करके आता हो, तो वो तो अपने आप में बन गया स्टेटमेंट। अब यहाँ से आर्ग्यूमेंट किसे कहते हैं, तो आर्ग्यूमेंट का मतलब होता है तर्क। तर्क इन द सेंस कि आपकी ओपिनियन किसी भी मुद्दे पर, आपका पॉइंट ऑफ व्यू किसी भी फैक्ट पर, ठीक है, किसी भी बात पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आप क्या सोचते हैं, वही क्या है, आपका आर्ग्यूमेंट है। अब लेकिन यहाँ से मैंने जैसे अभी कहा कि ओपिनियन का मतलब ये हुआ कि आप क्या सोचते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो ये हो गया आपका आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा कि ओपिनियन तो है, लेकिन आप ओपिनियन जो है सिर्फ आपके यानी इमोशंस नहीं होने चाहिए कि सिर्फ आपको ऐसा लगा, आपने ऐसा परसेप्शन बना लिया कि हाँ ये बात ऐसी है, तो वो आर्ग्यूमेंट जो है सही हो गया, यानी कि स्ट्रांग हो गया। तो ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले आइए जानते हैं आर्ग्यूमेंट की जो नेचर है वो क्या होती है और उसको हमें कैसे कैसे डिफाइन करना है। देखिए, आर्ग्यूमेंट जो है दो टाइप के होंगे। दो टाइप इन द सेंस, यानी हम आर्ग्यूमेंट को दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन सी, तो एक यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो स्ट्रॉन्ग, और दूसरे में यहाँ से बात करूँ तो वीक, ठीक है। स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट और दूसरा कौन सा, आपका वीक आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ये इन दो चीज़ों में, यानी इन दो कैटेगरीज में हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। आर्ग्यूमेंट कोई भी होगा, हम क्या बताएंगे, उसको स्ट्रॉन्ग कौन सा और इसमें से वीक कौन सा, ये हमें बताना होता है। इन द सेंस हमसे वो ये पूछेगा कि जब स्टेटमेंट दे देगा, ऊपर नीचे दो आर्ग्यूमेंट लिख करके देगा और हमसे पूछेगा कि बताइए इन दोनों में से कौन सा या कौन कौन से स्ट्रॉन्ग हैं या कौन सा या कौन कौन से वीक हैं, ये हमसे बेसिकली पूछा जाएगा। अब यहाँ से कुछ सर्टेन पॉइंट्स हैं जो कि स्ट्रॉन्ग के लिए, यानी जो कि स्ट्रॉन्ग की ओर इंडिकेट करेंगे, और यहाँ से कुछ ऐसे सर्टेन पॉइंट हैं जो कि वीक की ओर इंडिकेट करेंगे। तो आइए ज़रा उन सभी को वन बाय वन देखते हैं कि कौन कौन से पॉइंट होते हैं। तो सबसे पहली चीज़, अगर मैं किसी भी आर्ग्यूमेंट को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में रख रहा हूँ, तो यानी कि एक ऐसा पर्टिकुलर टाइप जो हमेशा स्ट्रॉन्ग बनेगा, और वो क्या होगा, तो वो होगा यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक है। क्या होगा वो, यूनिवर्सल ट्रूथ होगा, यूनिवर्सल ट्रूथ। इसी तरह से एक और दूसरा अगर मैं बात करूं तो वो होगा एनालाइज्ड ट्रूथ। अब ये देखेंगे यहाँ से कि एनालाइज्ड ट्रूथ क्या है या यूनिवर्सल ट्रूथ क्या है, ये सारी चीज़ें देखेंगे। सिमिलरली अगर मान लीजिए मैं तीसरा एक और बात करूं, तो यहाँ से अगर मैं कह रहा हूँ, सपोज़ नेशनल इंटरेस्ट की बात मैं कर रहा हूँ, नेशनल इंटरेस्ट, या फिर अगर मैं कहूँ तो पब्लिक वेलफेयर, ठीक है, दोनों एक ही बात हो गई, पब्लिक वेलफेयर या फिर नेशनल इंटरेस्ट, क्योंकि भाई पब्लिक से मिलाकर ही क्या बनेगा, नेशन बनेगा। तो जो चीज़ लोगों के हित में वो देश के हित में बाय डिफ़ॉल्ट हो जाएगी। तो यहाँ से हमने देखे, यहाँ से तीन टाइप्स बनेंगे, यानी तीन टाइप के आर्ग्यूमेंट्स ऐसे होंगे जो कि हमेशा क्या रहेंगे, स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट बनेंगे, ठीक है। तो ये तीन टाइप, इसके अलावा हम इसी तरह से देखेंगे वीक भी। तो आइए पहले बात कर लेते हैं यहाँ से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की। तो यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, एनालाइज्ड ट्रूथ क्या होता है। देखिए, यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या है, कोई भी ऐसा सच, कोई भी ऐसा सत्य जो कहीं पर मेंशन नहीं है, कहीं पर रिटन नहीं है, लेकिन हम, मैं, आप, हम सभी, हमारी पूरी सोसाइटी, पूरा हमारा वर्ल्ड इस चीज़ को जो है एग्री करता है। जैसे सपोज कि मैं आपसे पूछने लगूं कि क्या कंप्यूटर बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आंसर आएगा यस। और ये एक ऐसा सच है, एक ऐसा सच जिसको कि हमने यूनिवर्सली एक्सपीरियंस किया है। ये सिर्फ मेरा या आपका मानना नहीं है कि कंप्यूटर हमारे लिए बेनिफिशियल है, हर कोई व्यक्ति इस बात को जानता है, इवन दो ही इज़ नॉट एबल टू ऑपरेट कंप्यूटर। अगर उसको कंप्यूटर चलाना नहीं भी आता है तब भी वो उसके फ़ायदे ले रहा है, और ये बात वो जानता है। क्योंकि अगर मान लीजिए किसी को अपना रेलवे टिकट बुक कराना है, अगर मान लीजिए किसी को अपना एलपीजी का सिलेंडर घर पे चाहिए, अगर किसी को किसी से फ़ोन पे बात करनी है, ये सारे जो संचार के जो कम्युनिकेशन के माध्यम है वो किसकी वजह से संभव है, सब कंप्यूटर की वजह से। तो कहीं ना कहीं हर व्यक्ति आज लाभान्वित है, बेनिफिट लेता है कंप्यूटर के, चाहे उसको वो कंप्यूटर यूज़ करना आता है या फिर नहीं, ठीक है। तो ये एक ऐसा सच जो कि कहीं लिखा नहीं है, कोई गीता में नहीं लिखा, कुरान में नहीं लिखा, बाइबल में नहीं लिखा, कोई संविधान में नहीं लिखा गया ये चीज़, लेकिन फिर भी हम इसको सच मानते हैं क्योंकि हमने ये चीज़ यूनिवर्सली एक्सेप्ट की है, यूनिवर्सली एक्सपीरियंस की है। तो ये कैसा ट्रुथ बन गया, यूनिवर्सल ट्रुथ। तो ऐसा अगर कुछ भी सत्य है, कोई भी सच है ऐसा कि जिसको हम यूनिवर्सली एक्सेप्ट करते हैं, तो यस, हम उसको किसके, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट की कैटेगरी में रख देंगे। सिमिलरली दूसरा, एनालाइज
एनालाइज ट्रुथ। एनालाइज ट्रुथ का मतलब क्या है गाइस? एनालाइज ट्रुथ का मतलब ये है कि कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा सच जो कि एनालिसिस के बेसिस पर हमारे सामने रखा गया। जैसे हमारे जितने भी अपेक्स बॉडीज़ हैं, लाइक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हो गया, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट, या फिर मान लीजिए हाई कोर्ट, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, ये जितने भी एपेक्स बॉडीज़ हैं, ठीक है, या मान लीजिए हमारा कानून, हमारा संविधान, ये जितने भी एपेक्स बॉडीज़ हैं, ये अगर कोई भी बात कहती हैं तो वो सभी एनालाइज ट्रुथ की कैटेगरी में जाती हैं। रीज़न ये कि वहाँ पर कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने जो है मनमाने तरीके से, मन चाहे ढंग से रख दी गई होगी, उसके पीछे एक एनालिसिस, एक विश्लेषण जुड़ा होगा। जैसे मैं बात करूँ, सपोज अभी रिसेंट में एक बहुत बड़ा फैसला जो है सरकार ने लिया था, तो वो क्या था? डीमोनेटाइजेशन किया गया था। अब से करीब 2 साल पहले अगर मैं बात करूँ तो डीमोनेटाइजेशन हुआ था, और डीमोनेटाइजेशन के लिए जो जिम्मेदार थी वो भारत सरकार और जो अकॉर्डिंगली जो उनके जो रेलेवेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं वो सब। तो हालांकि वो डिपार्टमेंट, यानी कि जो फैसला था, ये कहा गया कि भाई ठीक है कि प्राइम मिनिस्टर ने किया, मोदी ने किया, लेकिन ऐसा नहीं है। देखिए, मोदी जी ने कोई अपना कि उन्हें लगा कि भाई ये पुराने वाले नोट बंद कर दो और नए वाले शुरू कर दो, ऐसा नहीं है। उनके फ़ायदे क्या होंगे, उस चीज़ के नुकसान क्या होंगे, उस चीज़ को टैकल कैसे करेंगे, एटीएम्स को नए नोट्स के हिसाब से रिकैलिब्रेट करना पड़ेगा, पुराने नोटों का क्या होगा, तो ये सारी चीज़ें, ये जो सारे क्वेश्चंस थे, उन सभी को दिमाग में रखते हुए, उन सभी पर होमवर्क करते हुए ये डिसीजन लिया गया होगा कि अब हम डीमोनेटाइजेशन करने जा रहे हैं, पुरानी जो करेंसी है उसको बंद करने जा रहे हैं। या फिर मान लीजिए हमसे कोई कहने लगे, कोई सपोज हम किसी हम जो है बाइक पर जा रहे हैं, चौराहे पर हमें रोक लिया जाता है पुलिस वाले द्वारा, और वो कहें कि भाई आपने हेलमेट नहीं पहना है, इसके लिए आपका चालान कटेगा। तो हम कहने लगे भाई क्यों कटेगा? तो वो सामने से उत्तर देंगे कि क्योंकि भारत का कानून कहता, आईपीसी कहती है कि अगर कोई व्यक्ति टू व्हीलर चलाते हुए हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करता, या फिर उन्होंने टर्बन यानी पगड़ी भी नहीं पहनी हुई है, तो फिर उनको चालान किया जाए। तो ये बात ऐसी है जो कि हमारे कानून में लिखी हुई है, इसलिए हमें माननी पड़ेगी, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सच जो कि हमारी एपेक्स बॉडीज़ ने हम तक पहुंचाया है, तो उसके पीछे एक विश्लेषण रहा होगा, पक्की बात है, तो हम उसको क्या मानेंगे? एनालाइज ट्रूथ, ठीक है। और एनालाइज ट्रूथ अगर कोई भी चीज़ है तो वो हमेशा कैसी रहेगी? स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तरफ इंडिकेट करेगी। कोई भी ऐसी चीज़ नेशनल इंटरेस्ट, पब्लिक वेलफेयर, तो वो ऑब्वियसली ट्रू मान ली जाएगी। जैसे मान लीजिए अगर मैं ये कहने लगूं कि हम सभी भारतवासियों को अपने जेब से, अपने खाते से 1-1 रुपया प्रति वर्ष एक अकाउंट में डाल दिया जाना चाहिए, ठीक है, एक अकाउंट में डाल दिया जाना चाहिए। तो अब यहाँ से ठीक है, मान लीजिए 1 रुपया अगर लिया जाए सपोज किसी भी एक भारतवासी से, तो चाहे वो भले ही भीख ही क्यों ना मांगता हो, अगर बात सिर्फ 1 ही रुपये की है तो ही कैन मैनेज। सिर्फ 1 रुपये की बात है, अगर रोजाना, ठीक है, चाहे वो कितनी भी कम आय वाला व्यक्ति हो, 1 रुपया तो मैनेज कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कह रहा हूँ कि इस 1 रुपये से कि अगर हम कंसोलिडेटेड देखें तो भाई हमारी जनसंख्या 100 करोड़ से भी ज़्यादा, अरबों में हमारी जनसंख्या, तो एक ही दिन में कितना पैसा इकट्ठा हो जाएगा? अरबों रुपए, ठीक है। और ऐसा हर दिन हो जाए तो बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो जाएगा। तो लेकिन हमसे कोई पूछे कि ऐसा क्यों किया जाए, और मैं कहने लगूँ कि इस अकाउंट जो है ये मेरा अकाउंट है, किसी पर कुछ फ़र्क तो पड़ना नहीं है, साल में ज़्यादा से ज़्यादा 365 रुपये उसने दे दिए, तो किसी पर कुछ फ़र्क तो पड़ा नहीं भाई, कम से कम इससे जो है मेरा ही भला हो जाएगा। तो क्या मेरी इस बात को कोई मानेगा? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि ये मैं अपने जो है बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, अपने निजी स्वार्थ की बात कर रहा हूँ, तो इसलिए ये कोई आर्गुमेंट स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ। लेकिन यहीं पर मैं कहने लगूँ कि इसी तरह से 1-1 रुपया डालकर एक अकाउंट में इकट्ठा किया जाए, और उस जो पैसा है उससे भारतीय सेना में जो जवान शहीद होते हैं उनके परिवारों को दिया जाए, या जब नेचुरल कैलेमिटीज़ आती हैं, डिज़ास्टर्स आते हैं, तो उस समय जो राहत के लिए जो जिन लोगों के पैसा खर्च होता है, जो पीड़ित हैं, उनके लिए राहत सामग्री पहुंचाने में, उनके लिए शेल्टर वापस बनाने में, उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो पैसा खर्च होता है वो उस अकाउंट से लिया जाए। तो यस, ये बात जो है स्ट्रॉन्ग समझ आती है। क्यों? क्योंकि वो पब्लिक वेलफेयर या फिर नेशनल इंटरेस्ट में है। तो देखो, पैसा पहले भी ले रहे थे, हम एक अकाउंट में डाल रहे थे और अभी भी, लेकिन पहले वाला जो आर्गुमेंट था वो वीक नजर आया, अब की बार स्ट्रॉन्ग। रीजन? क्योंकि रीजन जो है उसके पीछे का जो फैक्ट था, जो पीछे का लॉजिक था, वो बदल गया। तो लॉजिक बदला तो यानी वो एक अलग कैटेगरी में आया, और अलग कैटेगरी में आया तो स्ट्रॉन्ग
आर्ग्यूमेंट की कैटेगरी में आया। तो यानी ऐसी जो भी चीज़ें होंगी वो यूनिवर्सल ट्रूथ है, एनालाइज ट्रूथ है, या फिर नेशनल इंटरेस्ट की बात कर रहा है, पब्लिक वेलफेयर की बात कर रहा है, तो वो सभी कहाँ स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट की तरफ इंडिकेट करते हैं। अब हमने यहाँ से स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट देखा, सिमिलरली हम यहाँ से बात कर लेते हैं अगर हमसे बात की जाए वीक आर्ग्यूमेंट की। तो देखिए वीक आर्ग्यूमेंट में कौन कौन सी चीज़ों को हम कंसिडर करेंगे। तो वीक आर्ग्यूमेंट में पहला जो है यहाँ से कभी भी हम किसी को कॉपी नहीं करेंगे, कॉपी या इमिटेट नहीं करेंगे, ठीक है, नकल नहीं करेंगे किसी की। अगर कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेशन हमें दी जा रही है जो कि क्या है, एम्बिगुअस है, ठीक है, कुछ ऐसी बात कर रहा है जो कि क्लियर ही नहीं है मीनिंग में, या फिर मान लीजिए सुपरफ्लुअस बनाया जा रहा है किसी चीज़ को। सुपरफ्लुअस मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके, अननेसेसरीली, अनवांटेडली, यानी कि उसको फालतू में जो हम कहें तो बकवास की जा रही है जिसका कोई मीनिंग नहीं बनता है, ठीक है। तो अब इनको देखिए वन बाय वन समझते हैं। कॉपी करने का मतलब क्या है? कॉपी मतलब कि हम कोई काम कर लें, हम कोई काम सिर्फ इसलिए कर लें क्योंकि हमने किसी दूसरे को ऐसा करते हुए देखा। भाई ये कोई लॉजिक नहीं बना, ठीक है। सिमिलरली हम कोई काम इसलिए कर लें क्योंकि ऐसा कोई भी नहीं कर रहा है, तो ये भी कुछ भी लॉजिक नहीं बना। मीन्स कहने का ये है कि अगर हम कॉपी कर रहे हैं तो हम उसका प्रोस्पेक्ट नहीं जान रहे हैं कि उसने क्यों कहा, बस उसने ऐसा कर लिया इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। और यही भारत में जो एक बड़ी समस्या भी है हमारे देश में कि हम में से आधे से ज़्यादा लोग इसी हिसाब से अपना प्रोफेशन, अपनी स्टडीज़ चुन लेते हैं, अपने लाइफ स्टाइल चुन लेते हैं क्योंकि दूसरे वाले ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से इस चीज़ को आप समझिए। एक छोटे से एग्जांपल से मैं इस चीज़ को समझाऊँ। मान लीजिए आप रात को 10 साढ़े 10 बजे में अपना आप आराम से जो है खाना पीना खाने के बाद घर में टहल रहे हैं टेरेस पर, और आपने देखा कि भाई पड़ोसी जो है बढ़िया 3 पीस सूट पहनकर रेडी होके बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है, और अपनी वाइफ को जो है बुला रहा है कि भाई चलो वी आर गेटिंग लेट। आपने देखा कि पड़ोसी ने भाई 3 पीस पहना हुआ है, मेरे पास भी है, मैं क्यों पीछे रहूँ। आपने भी 3 पीस पहना और आप भी आराम से अपना 3 पीस सूट पहनकर सो गए। क्या कोई मतलब बना? बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कहीं जा रहा है, वो कोई पार्टी अटेंड करने जा रहा है, उसने पहना हुआ समझ में आता है, बनता है उसका, लेकिन आप तो भाई सोने जा रहे थे, तो आपके हिसाब से यहाँ पर कोई उसका कोई मतलब मीनिंग उसका नहीं बनता। तो आपने क्या की? सिर्फ नकल की। तो इसलिए यहाँ पर वो चीज़ जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या हो गया? वीक आर्ग्यूमेंट। लेकिन यहीं पर अगर आपने उसको सही ढंग से समझा होता कि हाँ भाई ठीक है, उसने वैसा फॉलो किया, आपको पसंद आया, तो अगली बार जब आप पार्टी में जा रहे थे तो वैसा या उससे बेहतर पहनकर जा सकते थे। तो ये जो है आर्ग्यूमेंट कुछ समझ में आने वाली बात थी, कोई जो है एक पॉइंट, एक लॉजिक वाली बात थी, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी को भी अगर आप नकल कर रहे हैं तो नकल करने को कभी भी जो है लॉजिकली प्रूवन नहीं किया जा सकता, नहीं उसको कभी भी लॉजिकली स्ट्रॉन्ग नहीं कहा जाएगा, ठीक है। फॉलो आप कर सकते हैं किसी को, ये बात याद रखिएगा कि कॉपी करने में और फॉलो करने में फ़र्क है। मतलब ऐसा ना हो कि कल को कोई कहने लगे कि भाई हमें जो हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स थे या जो हमारे पुराने राजा महाराजा या कोई भी एक आइडल पर्सन का जो हमें एग्जांपल दिया जाए कि हमें उनका अनुसरण करना चाहिए, हमें उनको फॉलो करना चाहिए, तो आप कहने लगो नहीं हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि हमने एक वीडियो देखी थी और सर ने बताया था कि किसी को कॉपी नहीं करना है। तो कॉपी करने के लिए मना कर रहा हूँ, ठीक है, फॉलो करने के लिए नहीं। फॉलो करने का मतलब क्या है कि आपने, जैसे मैंने अभी एक छोटी सी बात कही कि आपने देखा कि उसने अच्छे कपड़े पहने हुए थे, आप अगली बार जब पार्टी में गए तो आपने वैसे कपड़े पहने और आप पहन कर गए, तो आपने उसको फॉलो किया, ना कि कॉपी। आपने किसी हीरो को देखा, किसी हीरोइन को देखा, आपको उसकी ड्रेस अच्छी लगी, ठीक है, अब आपने देखा कि उसने वो ड्रेस जो है वो जब बीच पर गया था तब पहनी हुई थी और वो कपड़े आपको उसके पसंद आए, तो आप जब अगली बार जब आप बीच पर गए तो आपने वैसे कपड़े पहने, तो समझ में आता है वो आपने उसको फॉलो किया। लेकिन आपने अगले दिन ऑफिस जाते वक्त वो कपड़े पहन लिए तो मतलब आप उसको कॉपी कर रहे हैं। तो यहाँ से ये चीज़ में फ़र्क है कि कॉपी और फॉलोइंग दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो फॉलो हम किसी को कर सकते हैं जिसको हम अपना आइडल मानते हैं, आदर्श मानते हैं, लेकिन नकल करने की ज़रूरत हमें बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो मूव करते हैं यहाँ से दूसरी चीज़ पर, एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब क्या है कि कोई भी ऐसी बात जो कि अपने आप में कहना क्या चाहती है समझ में ही नहीं आ रही। मान लीजिए कोई कहने लगे कि भाई देखिए एक दिन तो सभी को मरना है, तो फिर काम करने की क्या ज़रूरत है, या सेविंग्स करने की क्या ज़रूरत है, या फिर जो है प्लानिंग करने की क्या ज़रूरत है। अब भैया इसका क्या मतलब बना? भाई जिस दिन मरना है ठीक है, लेकिन किसी को क्या ये डेट मालूम है कि कितने दिन बाद? नहीं, तो तब तक के लिए तो प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। लेकिन उसने क्या कि भाई ये तो एक बात सच है कि एक दिन सब नहीं जाना है, तो फिर सब यहाँ पर आकर के इतना मगज पच्ची माथाखोरी करने की ज़रूरत क्या है? तो भाई ये तो बिल्कुल देखिए इलॉजिकल सी बात होगी, कुछ सेंस ही नहीं बनता इसका, ठीक है। तो ऐसी कोई भी बात होगी तो वो वीक आर्ग्यूमेंट में जाएगी। सुपरफ्लुअस का मतलब किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बता देना। जैसे मान लीजिए हमसे कह दिया जाए कि भाई हमें जो है इम्पोर्टेड सामान नहीं खरीदना चाहिए
तो मतलब हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए चीज़ें, नहीं तो इससे जो है भारत में बन रही जो वही सेम चीज़ें हैं उनकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। जैसे मान लीजिए सपोज़ कोई भी चीज़ है, मान लीजिए मैं एक बात कर रहा हूँ, एक सपोज़ एक पेन की बात कर लेता हूँ मैं, ठीक है। मान लीजिए ये पेन है, ये इंडिया में भी बन रहा है और विदेशों में भी बन रहा है, तो हमें इंपोर्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमने इंपोर्ट कर लिए तो जो इंडियन पेन्स हैं उनकी जो वैल्यू है वो खत्म हो जाएगी, उनकी सेल खत्म हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम इस बात को बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं। रीज़न भाई एक बात बताइए, मुझे मान लीजिए सपोज़ मुझे यही कंपनी का पेन चाहिए, मुझे तो ये मैं इसी को चलाने में कंफर्टेबल हूँ। अगर ये चाहे इंडियन है तो मैं इंडियन खरीदूंगा और अब्रॉड से है तो अब्रॉड से खरीदूंगा। ये तो डिपेंड करता है मेरी चॉइस पर और ब्रांड इस प्रोडक्ट की क्वालिटी पर कि मैं इसके कंफर्टेबल हूँ, ये मेरे कंफर्टेबल है, बात खत्म हो जाती है, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से अगर हम किसी भी चीज़ को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा करके दिखा रहे हैं कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, हम अननेसेसरी चीज़ों को जो है हुआ बना रहे हैं, तो वो भी कभी भी लॉजिकली यानी कि आर्ग्यूमेंट जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, कैसा रहेगा, वीक। तो ये जो है हमारे कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं जो कि आर्ग्यूमेंट के रहेंगे, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये जो चीज़ें मैंने यहाँ पर समझाई आपको समझ में आई, और ये चीज़ें और बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएंगी जब हम बढ़ेंगे क्वेश्चंस की तरफ, क्योंकि हमने यहाँ से सिर्फ बेसिक्स देखा। तो यहाँ से अब देखते हैं कि क्वेश्चंस किस किस तरह के आते हैं, कैसे हमें उनको फाइंड आउट करना होता है, कैसे सॉल्व करना होता है। तो आइए बढ़ते हैं यहाँ से क्वेश्चंस की तरफ।